नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हम लोग लेके आए हैं। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है जो न्यू एनसीईआरटी है उसका। चैप्टर का नाम है स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ रिवीजन नोट्स डिस्कस करेंगे। इसमें रिवीजन नोट्स ही नहीं होंगे, पूरा चैप्टर आपका डिस्कस हो जाएगा। इसके बाद आपको इधर उधर चैप्टर के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले देख लीजिए चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। हाउ द अर्लीस्ट इंडियन स्टेट्स डेवलप, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था अर्लीस्ट स्टेट का, वो देखेंगे। हाउ सोसाइटी बिकेम ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से ऑर्गेनाइज सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। ट्राइब से किंगडम कैसे बनी। डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप हुई। वैदिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वैदिक टाइम में भी हम देखेंगे कि कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनपद देखेंगे और साथ ही साथ महाजनपद भी देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था वहां पे हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्सेज नहीं थे। यहाँ पर जो हिस्ट्री हमको देखने को मिलेगी उसके कुछ आर्कियोलॉजिकल हमको एविडेंस मिलेंगे और लिटरेरी सोर्सेज मतलब किताबें किताबें मिलेंगी, जिससे हम लोग को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, द चैप्टर ट्राइज टू आंसर, किस चीज के बारे में आंसर करते हैं। हाउ वॉज द सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर 1000 सीई। तो 1000 सीई से पहले सोसाइटी किस तरीके से थी, कैसे ऑर्गेनाइज थी। जैसे फैमिली हुआ करती थी, क्लैंस हुआ करते थे, ट्राइब, किंगडम, सोशल कस्टम्स, ये सब हुआ करते थे। हाउ डिड स्टेट इमर्ज, तो स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हो गया। तो आपको पता है पहले छोटा सा ग्रुप होता था, ठीक है, उसके बाद वो जनपद में कन्वर्ट हुआ, फिर बड़े बड़े महाजनपद बन गए और बाद में बड़े बड़े एम्पायर बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट का इमरजेंस हुआ है। हाउ डिड धर्मा यूनाइटेड इंडिया, तो धर्म ने कैसे इंडिया को यूनाइट किया ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो आइडिया ऑफ धर्म बिकेम कॉमन मॉरल कोड एक्सेप्टेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो एक मॉरल कोड टाइप का था जो अलग अलग रीजन्स में क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। हाउ डिड डिफरेंट कम्युनिटीज बिकम कल्चरली यूनाइटेड, तो अलग अलग कम्युनिटीज किस तरीके से यूनाइट हो गई, कल्चरल रूप से कैसे यूनाइट हो गई, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अलग अलग ऑक्यूपेशन हुआ करते थे, ट्रेडिशंस हुआ करते थे, ठीक है। रीजन्स ग्रेजुअली मर्ज इनटू लार्ज इंडियन सिविलाइजेशन, तो जो छोटे छोटे रीजन्स थे वो बाद में मर्ज हो गए और एक बड़ा इंडियन सिविलाइजेशन कहा गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइमलाइन देखेंगे। तो 2000 बीसी में अगर आप देखेंगे तो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है ये। 1000 बीसी में जो आयरन का आविष्कार हो गया था तो आयरन एज स्टार्ट हो गई थी। 1000 से 600 बीसी तक आपको जनपद देखने को मिलेगा। 600 से 300 बीसी तक आपको महाजनपद देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 321 बीसी तक अगर आप देखेंगे तो ये मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो गया 321 बीसी से, और 320 सीई से, कॉमन एरा से, गुप्ता एरा एम्पायर जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बीसी है, यहाँ से सीई तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 600 ईयर्स लग रहे हैं। तो मौर्यन एम्पायर इतने टाइम पीरियड तक वो रूल करेगा, ठीक है। मौर्यन और पोस्ट मौर्यन की बात होगी उसमें, ठीक है। कॉमन एरा आप देख सकते हैं 320 एडी, या कॉमन एरा की बात करी जाए तो गुप्ता एम्पायर्स आ गए। 700 से 1000 एडी, इसको एडी भी कह सकते हैं, इसको सीई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एडी और सीई एक ही है, अलग नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर कुछ आपको रीजनल एम्पायर्स भी पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर्स में, ठीक है। तो पहले कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज देख लेते हैं जो इस चैप्टर को सपोर्ट करेंगे। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमको क्या क्या देखना है। पॉटरी मिलेगी, आपको पता है घड़े वड़े मिलते हैं। कॉइन्स मिलेंगे, अलग अलग रूलर्स के टाइम पे अलग अलग कॉइन्स मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे अशोक का इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग देखेंगे। मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, सेटलमेंट्स मिलती है। ब्यूरियल हो गया, ब्यूरियल की साइट्स मिलती हैं, ठीक है। टेम्पल्स मिलते हैं, मंदिर मिलेंगे बहुत सारे, खासकर गुप्ता पीरियड के मंदिर मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। स्कल्पचर्स मिलते हैं, ठीक है। दीज प्रोवाइड फिजिकल एविडेंस, तो ये हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री का। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज मतलब किताबें किताबें मिलेंगी, जैसे वेद मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे, एपिक्स मिलते हैं, एपिक्स मतलब रामायण महाभारत, ये सब चीजें मिलेंगी। इसके बाद अर्थशास्त्र, जो आपको पता होगा कौटिल्य ने लिखा है, वो मिलता है। संगम की लिटरेचर मिलती है, संगम पीरियड की लिटरेचर मिलती है। बुद्धिस्ट के टेक्स्ट मिलते हैं, जैन के टेक्स्ट मिलते हैं। तो ये सब क्या है, लिटरेरी सोर्सेज हैं। ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, तो मेनली बताते हैं सोसाइटी किस तरीके की थी, पॉलिटिक्स कैसी थी, रिलीजन क्या था उस समय, इकोनॉमी किस तरीके की थी, मतलब इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी या बिजनेस क्लास था या और कुछ था। मॉरल आइडियाज के बारे में भी यहाँ से हम लोग को पता चलेगा। वाई आर लिटरेरी सोर्स इंपॉर्टेंट, तो लिटरेरी सोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है।
बिफोर द वेद हिस्टोरियन मेनली डिपेंडेड ऑन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। देखिए, जब वेद की डिस्कवरी हुई, मतलब जब वेद वेद को पता पता लगा लोगों को कि वेद नाम की भी कोई चीज है, उससे पहले क्या होता था, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को ही एक हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाता था। लेकिन जब वेद लोगों ने पढ़ा, वेद मिला, तो क्या हुआ, हिस्ट्री बिकेम मच रिच बिकॉज लिटरेरी टेक्स्ट एक्सप्लेन्स। तो हिस्ट्री जो थी वो और ज्यादा रिच हो गई। अभी तक हम लोग को इतनी सारी चीजें नहीं पता चल पा रही थी कि कस्टम कैसा था, गवर्नेंस कैसी थी, बिलीफ क्या थे लोगों के, रिचुअल्स क्या थे, सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे थे, इन सब के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब वेद देखा गया, वेद के बारे में जब डिस्कवरी हुई, वेद जब मिला, तो पता चल पाया हम लोग को कि हमारा जो हिस्टोरिकल पीरियड था, उसमें ये सारी चीजें किस तरीके से होती थी, किस तरीके से गवर्निंग होती थी। सोसाइटी, अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर का पहला पार्ट है सोसाइटी, बताता है सोसाइटी क्या होती है। तो सोसाइटी इज सिस्टम ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर हु शेयर। तो मतलब ये एक पीपल का ग्रुप होता है, एक सिस्टम होता है जो क्या शेयर करते हैं, टेरिटरी को शेयर करेंगे, कल्चर को शेयर करेंगे, ट्रेडिशन, रिलेशनशिप, कस्टम और आइडेंटिटी को ये क्या करते हैं, वो लोग शेयर करते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो टेरिटरी, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलेशनशिप, कस्टम और आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, उसको सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी के कुछ मेन फीचर्स देख लीजिए, सोसाइटी में क्या क्या होता है। तो सोसाइटी की अगर बेसिक यूनिट देखी जाए, तो फैमिली आप देखेंगे। फैमिली जब कई सारी मिलती है तो हाउस होल्ड बनाती है, तो सेवरल फैमिलीज मेंबर लिविंग टुगेदर। तो बहुत सारी फैमिली के मेंबर जो होते हैं साथ में रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, हाउस होल्ड कहा जाता है। इसके बाद हाउस होल्ड से क्या बनता है, इससे बड़ा एक मतलब जो पार्ट है उसको इंस्टीट्यूशन कहेंगे। इंस्टीट्यूशन में हमको मैरिज देखने को मिलेगी, फैमिली देखने को मिलेगी, रिलीजन देखने को मिलेगा। तो ये भी सोसाइटी का ही पार्ट है। इसके बाद कस्टम्स देखेंगे, ट्रेडिशंस रेगुलेटिंग बिहेवियर। तो ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे बिहेवियर को, उसको क्या कहा जाता है, कस्टम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बात करी जाती है करप्शन की, तो करप्शन कोई पॉजिटिव चीज नहीं ली जाती है। कैसी चीज ली आती है, निगेटिव चीज ली आती है। तो हमारा बिहेवियर डेवलप हो गया है निगेटिव। ठीक है, बात होती है क्लीनलीनेस की, साफ सफाई की, तो उसकी तरफ हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड या ये बिहेवियर डेवलप करने में यही कष्ट, मतलब जो हमने सोसाइटी देखी, वो हमको हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, सोसाइटी मेनली वर्क्स थ्रू, कैसे काम करती है, तो कस्टम्स के थ्रू और ट्रेडिशंस के थ्रू फॉर्म करती है। कोई फॉर्मल लॉ आप देखेंगे सोसाइटी में नहीं होता है। सोसाइटी में कहा जाता है कूड़ा फेंकना मना है, नल ना चलने दीजिए, तो ये सारी चीजें, पानी ना वेस्ट करिए, तो ये कहीं लिखा नहीं है, कोई फॉर्मल लॉ नहीं है, ये केवल कस्टम और ट्रेडिशंस है। व्हाट इज स्टेट, अब स्टेट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए स्टेट की। स्टेट इज अ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, कैसे गवर्न होता है, तो स्टेट और सोसाइटी में यही डिफरेंस है कि सोसाइटी में आपने देखा कोई रिटन लॉ नहीं था, यहाँ पे गवर्न कैसे होगा पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ रूल से गवर्न होगा, कुछ लॉज होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों से स्टेट जो है वो गवर्न होता है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसको स्टेट कहा जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट, अब स्टेट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट में सबसे पहले तो रूलर होगा। जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं स्टेट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे मेन क्या होता था, पहले रूलर होता था। कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स मतलब कुछ काम दिए जाएंगे, वो सब होंगे। गवर्नमेंट होगी, आज भी आप देखते हैं गवर्नमेंट है। लॉ होगा, बिना लॉ के कोई स्टेट फंक्शन नहीं कर सकता। आर्मी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दूसरा आएगा, आक्रमण करेगा और आपकी कंट्री को कैप्चर कर लेगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये भी होता है। ठीक है, स्टेट में स्टेट का मेन पर्पस क्या है, तो स्टेट जो है वो करता क्या है, तो पीस बनाने में हेल्प करता है, पीस मेंटेन रखता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देता। क्योंकि देखिए, दो लोग अगर लड़ रहे हैं, तो अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता है लड़ाई झगड़े का जो आउटपुट है वो दोनों के लिए ही निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से मान लीजिए इस पर्सन ने इस पर्सन की हत्या कर दी, ठीक, तो ये तो चला ही गया, और इसको भी जेल भेज दिया जाएगा, इसको भी उम्र कैद हो जाएगी या फांसी हो सकती है। तो ये क्या कर रहा है, पीस मेंटेन कर रहा है। तो जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो लड़ाई झगड़े करने से बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो पीस मेंटेन करता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई भी मतलब अमीर आदमी या कोई भी बड़ा आदमी गरीब आदमी को कोई भी चीज नहीं कह सकता, मतलब उसको मार पीट नहीं सकता है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है स्टेट, बिल्कुल सही है, पुलिस होती है, मिलिट्री होती है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम भी किसका होता है, स्टेट का ही होता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, सोसाइटी और स्टेट में डिफरेंस क्या है।
तो सोसाइटी जो है वो कस्टम्स पे बेस्ड होती है, लेकिन स्टेट जो होता है वो लॉ पे बेस्ड होता है। सोसाइटी कल्चरल होती है, स्टेट जो होता है पॉलिटिकल होता है, अभी हमने देखा था। सोसाइटी फैमिलीज से बनी होती है, लेकिन स्टेट जो होता है वो गवर्नमेंट से बनता है। ठीक है। सोसाइटी में सोशल ऑर्डर होता है, यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्डर होता है। यहाँ पर कोई फॉर्मल पनिशमेंट सोसाइटी में नहीं दी जाती है। अब जैसे मान लिया कोई नल चलता छोड़ दे रहा है या कोई गंदगी फैला रहा है, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि उसको 500 रुपए फाइन देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जेल में बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर स्टेट में आप कोई लॉ ब्रेक करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है। हाउ डिड स्टेट डेवलप? अब स्टेट कैसे डेवलप हुए? तो पहले छोटी छोटी फैमिली हुआ करती थी, फैमिली से क्लैन बने। ठीक है। क्लैन से ट्राइब बनी, ट्राइब से पूरा एक विलेज बना, विलेज से क्या बना? पूरा किंगडम बना, किंगडम से क्या बन गए? एम्पायर बन गए। तो ये पूरा हायरार्की है जिससे पूरा फॉर्मेशन हुआ है स्टेट्स का। ठीक है। एज पॉपुलेशन इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन कठिन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कठिन हो जाएगा तो स्टेट की जरूरत हो ही जाएगी। द बिगिनिंग ऑफ वैदिक पीरियड, अब आते हैं वैदिक पीरियड में। अर्ली लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज ऋग्वेद। तो सबसे पहला जो इंडियन हिस्ट्री का सोर्स है, लिटरेरी सोर्स जो है, वो क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है जो अभी भी सरवाइव कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग को पता है। तो ये हमारे हिस्ट्री का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसके। ओरिजिनली ट्रांसमिटेड ओरली, तो पहले जो ऋग्वेद था वो कोई लिखित नहीं था। ये जो गुरु होता था अपने शिष्यों को ओरली ट्रांसमिट करता था, मतलब उसकी बातें बताया करते थे। बाद में बहुत ऐसे ऋषि मुनि बने जिन्होंने वेदों को लिखना स्टार्ट किया। कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसमें कंपोजिशन स्टार्ट हुआ। कनेक्टेड विद सप्त सिंधु रीजन, तो कहाँ पे इसका जो मतलब एक तरीके से कह सकते कंपोजिशन हुआ है, सप्त सिंधु रीजन में हुआ है। कंटेम्परेरी विद कॉपर यूज, तो ये कॉपर जो चालकोलिथिक पीरियड था उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक नया टर्म आया था, उसको समझ लेते हैं, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ठीक है। तो सप्त सिंधु का मतलब है लैंड ऑफ सेवन रिवर, जिसमें इंडस आती है। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी आप देखेंगे, झेलम, चेनाब, रवि, बियास और सतलज, वो देखेंगे। इसके साथ ही साथ सरस्वती आती है। तो ये 7 रिवर हैं जिसको सप्त सिंधु कहा जाता है। फैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद नेवर मेंशंस गंगा। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऋग्वेद में गंगा का मेंशन कोई ऐसा प्रोमिनेंट रूप में नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो ऋग्वेदिक पीरियड था वो मेनली इंडस रिवर के आसपास की बात हो रही है, सप्त सिंधु रीजन के आसपास की बात हो रही है। गंगा रिवर तक वो बहुत देर में पहुंचे हैं। लेटर वैदिक टेक्स्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलता है गंगा का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 वेद देख लीजिए क्या-क्या हैं, तो आपको पता ही होगा। पहला ऋग्वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। अर्लीस्ट वेद अगर पूछा जाए तो ये ऋग्वेद है। इसमें कितने हाइम्स हैं, कितने सूक्त हैं? तो 1028 हैं। ये सब फैक्ट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, पूछी जाती हैं सीधे-सीधे। ऋग्वेद में थीम क्या-क्या है, मतलब किससे रिलेटेड इसमें चीजें लिखी गई? तो नेचर से रिलेटेड है, गॉड से रिलेटेड है, क्रिएशन से रिलेटेड है, किस तरीके से जन्म हुआ है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है इस संसार की, वो सब दिया गया। डेथ के बारे में दिया गया, यूनिवर्स के बारे में दिया गया, और फिलोसॉफिकल बातें भी करी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। जो ओल्डेस्ट वेद है वो आपका ऋग्वेद है। ये ओल्डेस्ट इंडियन लिटरेचर भी है और ये फाउंडेशन है इंडियन सिविलाइजेशन की। ठीक है। अगला वेद जो है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद नाम से पता चला है यज्ञ। देखिए इंग्लिश में बोला जाता है यज्ञ और हिंदी में यही क्या बन जाता है? यज्ञ बन जाता है। ठीक है, तो यज्ञ से रिलेटेड है। तो यज्ञ मतलब यज्ञ से रिलेटेड है, रिचुअल से रिलेटेड है, सेक्रीफाइस से रिलेटेड है, बलि वली जो चढ़ती है उससे रिलेटेड यजुर्वेद है। इसमें जो भी मतलब ज्यादातर चीजें जो है प्रोज में एक्सप्लेन करी गई हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामवेद आते हैं। सामवेद देखिए क्या है, तो इसका जो मेन फीचर ये है कि इसमें म्यूजिकल रिसाइटेशन है। म्यूजिक के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। जो भी इसमें चीजें आप देखेंगे, जो भी इसमें पैराग्राफ हैं, श्लोक हैं, वो सब म्यूजिकल फॉर्म में है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बेसिस है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो बेसिस है वो कौन सा वेद है, तो आप कहेंगे सामवेद है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। 7 म्यूजिकल नोट जिसको सप्त स्वर कहते हैं, ये सामवेद से ही निकला है। जैसे आपने सुना होगा सारेगामा पधा निसा, तो ये जो है ये सप्त सामवेद से ही आया है। अथर्ववेद देख लेते हैं, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हीलिंग से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, रिमूविंग इविल और डेली लाइफ। मतलब इसमें अगर आप अथर्ववेद में देखेंगे तो जादू टोना भी है, इसमें मेडिसिन की बात भी करी गई है,
कैसे लोग को ठीक किया जाए वो भी बात करी गई, हीलिंग मतलब कैसे रिकवरी करी जाए। अब बात करते हैं, 4 पार्ट्स देखेंगे वेद के, 4 पार्ट क्या हैं, ठीक है? तो एवरी वेद हैज़ 4 सेक्शंस, तो हर एक वेद में 4 सेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन है जिसको कहते हैं संहिता। संहिता, इसमें क्या-क्या होता है? इसमें हाइम्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, मंत्रास होते हैं और ये यज्ञ के दौरान इसको पढ़ा जाता है संहिता को। संहिता के बाद आता है ब्राह्मण। ये सभी वेद में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, सब में ही देखने को मिलता है। तो पहला आपने देखा, दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या है? ये रिचुअल्स जो आपने देखे थे ऊपर, उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे, मतलब ईज़ी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मण में, और इसको मेनली प्रोज़ में लिखा गया है जिससे लोग आसानी से इसको समझ सकें। आरण्यक, आरण्यक मतलब होता है जंगल। अब जंगल में लिखा गया तो फॉरेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है इसको। इसमें क्या है? फिलोसॉफिकल थिंकिंग बाय द सेजेस लिविंग इन फॉरेस्ट। तो जो साधु संत फॉरेस्ट में रहा करते थे, उनकी क्या फिलॉसफी थी, वो सारी चीजें इसको आपको आरण्यक में देखने को मिलती है। उपनिषद, उपनिषद क्या है? हाईएस्ट फिलोसॉफिकल सेक्शन, तो इसमें भी फिलॉसफी की बातें ही करी गई हैं। इसमें मेनली किस चीज के बारे में डिस्कशन करता है कि हम हैं कौन, सेल्फ के बारे में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि हम लोग कौन हैं, ठीक है? ब्राह्मण के बारे में बात करता है जो अल्टीमेट रियलिटी है। ब्राह्मण मतलब आप ऐसे मत समझ, ब्राह्मण इसको मत समझिएगा, ब्रह्मांड मतलब ऐसे कि ये वो भगवान की बात हो रही है, तो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो केवल गॉड है। मोक्ष की बात करता है, नॉलेज की बात करता है उपनिषद, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए जिसमें कंफ्यूजन होती है। ये जो ब्राह्मण लिखा हुआ है, असलियत में ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्मांड है, ठीक है? ये यूनिवर्स की बात करता है, सुप्रीम रियलिटी मतलब गॉड की बात करता है। इसके बाद ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जो है पार्ट है वेद का, ठीक है? तो अभी हमने ब्राह्मण देखा था, ये उसकी बात हो रही है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, स्पेलिंग में ही डिफरेंस है। ब्राह्मणा अगर लिखा दिया जाएगा तो वो एक वेद का पार्ट हो जाएगा, और अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला जो ब्राह्मण होता है वो उसकी बात हो रही है, मतलब एक वर्ण है, सोशल कैटेगरी है। तो ये तीनों डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेद, अब वेद की इंपॉर्टेंस क्या है? तो हिस्टोरियंस को बहुत सारी चीजें पता चली है वेद से, जैसे ज्योग्राफी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, किंग्स किस तरीके के थे, एग्रीकल्चर में क्या होता था, रिलीजन क्या था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे थे, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, ये सारी चीजें हम लोग को वैदिक लिटरेचर से पता चलती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे थे वैदिक पीरियड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी, वो मेनली इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? जन देखने को मिलता है। उस समय जन हुआ करता था। जन का मतलब है क्लैन या ट्राइब, मतलब एक ग्रुप है बहुत सारे लोगों का जिसको क्लैन या ट्राइब कहा जाता था। पीपल वर कनेक्टेड थ्रू ब्लड रिलेशंस या किनशिप, तो मतलब सब एक दूसरे के भाई बहन थे, ठीक है, दोस्त यार थे, मतलब एक दूसरे का ब्लड कनेक्शन था, ठीक है, ब्लड रिलेशन था, ऐसे इसको समझा जा सकता है। नंबर ऑफ जन, तो कितने जन थे उस समय ऋग्वेद के टाइम पे, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड में? ये 30 जन हम लोग को देखने को मिलते हैं। 5 इंपॉर्टेंट जन, 5 इंपॉर्टेंट जन थे जिनको पंचजन कहा गया है। यदु, तुर्वासा, पुरु, अनु, द्रुहु, तो ये 5 जन है जिनको पंचजन कहा जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं जो उस समय अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में देखने को मिलती हैं। द वर्ड भारत फर्स्ट अपीयर्स इन ऋग्वेद, तो पहली बार जो भारत टर्म आया है वो कहाँ से आया है? ऋग्वेद में आया है, रेफरिंग टू भारत, भरत जन। अब देखिए उस समय भी एक ट्राइब हुआ करती थी जिसका नाम था भरत या भारत, तो वहीं से ये टर्म आया भारत, ठीक है? द पीपल रूल्ड बाय भारत फैमिली, तो भारत जन का मतलब क्या है? ऐसे लोग थे, ऐसे मतलब कह सकते हैं ऐसे लोग हुआ करते थे उस समय जिनको रूल कौन करता था? भारत फैमिली जिनको रूल करती थी। राजा ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज, तो अर्ली वैदिक पीरियड में अगर देखा जाए तो राजा का क्या रोल था? तो ये कोई एब्सोल्यूट किंग नहीं था, ही मेनली एक्टेड एज, तो ये उस ट्राइब का लीडर हुआ करता था, ये मिलिट्री चीफ हुआ करता था, और ये सबको प्रोटेक्ट करता था, मतलब स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, तो ये प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्टर था एक तरीके से सबका। इसकी मेन ड्यूटीज क्या थी अर्ली वैदिक पीरियड में राजा की? तो लोगों को प्रोटेक्ट करना, वॉर को लीड करना, और पीस को मेंटेन करना। पीस कैसे मेंटेन होगी? जैसे मान लिया दूसरे ने अटैक कर दिया तो उसके खिलाफ अटैक करना, ठीक है, बचाना, तो ऐसे ही पीस मेंटेन होगी, यही करता था राजा। राजा वॉज नॉट एट ऑल पावरफुल, तो मतलब ये उस समय पावरफुल नहीं हुआ करता था, इसका मेनली काम यही था कि लोगों को सेवा करना, लोगों को बचाना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। हिज अथॉरिटी वॉज बैलेंस्ड बाय पॉपुलर असेंबलीज, अब उस समय पॉपुलर असेंबलीज भी हुआ करती थी जो क्या करती थी? मेन डिसीजन लिया करती थी। 3 मेन इंपॉर्टेंट असेंबली हमको देखने को मिलती है अर्ली वैदिक पीरियड में।
ठीक है, जिसमें जो वेद में जो मेंशन भी करी गई हैं, जैसे सभा है। सभा की कैरेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए तो ये स्मॉल असेंबली होती थी, मतलब कुछ ही लोगों की असेंबली हुआ करती थी। इसमें इलाइट मेंबर्स होते थे, मतलब कुछ खास लोग होते थे, बड़े बूढ़े होते थे घर के। ठीक है, जुडिशियल रोल होता था यहाँ पे, मतलब कोई भी अगर बात हो जाती थी तो उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट देनी होती थी वो ये लोग देते थे। मेन वर्क क्या था? सेटलिंग डिस्प्यूट। अब मान लो दो लोग में लड़ाई हो गई, भयंकर वाली लड़ाई हो गई, कत्ल करने की नौबत आ गई, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसी सभा में जाएंगे। सभा के जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड कर देंगे कि क्या इस लड़ाई का फल क्या है, मतलब क्या आउटपुट इसमें मिलेगा और क्या दोनों को, कैसे दोनों की लड़ाई को सॉल्व किया जाए। एडवाइसिंग दी राजा, राजा को एडवाइस भी यही सभा देती थी। अब बात करते हैं समिति की। अब सभा आपने देखा छोटी असेंबली थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की थी। समिति क्या है? लार्ज असेंबली है, बड़ी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, बड़ी असेंबली है। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्डिनरी पीपल की है, आम लोगों की असेंबली है, ये कोई बड़े लोगों की असेंबली नहीं है। फंक्शन क्या था इसका, समिति का? तो पॉलिसी डिसीजंस, तो पॉलिसी बनाने से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हुआ करते थे वो समिति लेती थी। पॉलिटिकल मैटर्स पे जो भी डिसीजन थे वो यही समिति लेती थी। सपोर्ट रूलर्स का सिलेक्शन करना था, सपोर्ट रूलर्स का था, मेनली रूलर को सिलेक्ट करना था, ये इनका और काम था। बात करते हैं विधाता की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर असेंबली है। इसमें क्या होते थे? जनरल मेंबर्स होते थे कम्युनिटी के। इसका फंक्शन क्या था कि ये डिस्कशन करता था, वॉरफेयर में रोल प्ले करता था ये, पब्लिक अफेयर्स में इनका रोल होता था, सोशल एक्टिविटीज में भी इनका रोल होता। तो सबसे पॉपुलर असेंबली कौन सी थी? विधाता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ द थ्री असेंबलीज, तो हमने देखा तीनों में डिफरेंस क्या है। सभा हमने देखी छोटी है, समिति लार्ज है, और विधाता जो है वो मेनली कॉमन पीपल की है, पब्लिक गैदरिंग है, मतलब सारे लोग जो है एक साथ में इकट्ठा हो गए, पूरी भीड़ आ गई, तो उसको विधाता कहा जाता था। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा भारत भारत भाग्य विधाता, तो वही विधाता यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर सभा में इलाइट लोग होते थे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, यहाँ पे सब कॉमन पीपल होते थे। सभा में आप देखेंगे जुडिशियल फंक्शन होते थे, यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शन होते थे, यहाँ पे मिलिट्री और सोशल डिस्कशंस हुआ करते थे। मान लिया किसी ने अटैक कर दिया तो उसी भीड़ में से ही लोगों से पूछा जाएगा कि कौन हमारे साथ आ रहा है लड़ने के लिए, तो उन सबको शामिल किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी और लड़ने के लिए सब जाते थे। डेमोक्रेटिक फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी। अब डेमोक्रेटिक फीचर्स क्या देखने को मिलता है? तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखेंगे, मेनली चैप्टर के हिसाब से, राजा डिड नॉट गवर्न अलोन, तो राजा अलोन गवर्न नहीं करता था। असेंबलीज सच एज सभा, समिति एंड विधाता पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग का मेन जो रोल होता था वो इन तीनों असेंबलीज का होता था। इंडिकेटिंग अर्ली फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव कंसल्टेशन, तो कलेक्टिव कंसल्टेशन मतलब सबकी बात सुनी जाती थी, फिर फाइनल जो चीजें हैं वो होती थी। कोई एब्सोल्यूट मोनार्की उस समय नहीं थी। ट्रांजिशन टू जनपद, तो जन से जनपद में ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो इनिशियली आइडेंटिटी डिपेंडेड अपॉन फैमिली, तो पहले आप देखेंगे कि जो आइडेंटिटी थी फैमिली पे डिपेंड करती थी, फिर बाद में क्लैन पे आई, फिर ट्राइब पे आई। लेटर पीपल पीपल बिकेम अटैच टू लैंड। अब देखिए, पहले आप देखेंगे तो ट्राइब उनकी आइडेंटिटी हुआ करती थी, बाद में लोगों का अटैचमेंट किससे हो गया? लैंड से हो गया, अपनी जमीन से अटैच हो गए, तो इस तरीके से नाम पड़ गया क्या? जनपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनपद का मतलब क्या होता है? तो जन का मतलब होता है पीपल और पद का मतलब होता है फुट। इसका मतलब क्या है? द प्लेस वेयर पीपल फर्स्ट सेटल, तो पहली बार जहां पर लोग सेटल हुए उसको कहा गया जनपद। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड जनपद डेवलप, अब बात आती है जनपद का डेवलपमेंट हुआ ही क्यों। तो जनपद का डेवलपमेंट होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला तो ये है कि एग्रीकल्चरल, परमानेंट एग्रीकल्चर हो गई थी, लोग सेटल होने लग गए थे, लैंड की ओनरशिप होने लग गई थी, लैंड की खरीद और बेचना होने लग गया था, लोग खरीदने लग गए थे, लैंड को बेचने लग गए थे। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो सेटलमेंट की जरूरत थी, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था तो जनपद आया, ट्रेड रूट्स डेवलप हुई तो जनपद आया, आयरन टेक्नोलॉजी आई, इस वजह से भी कह सकते हैं जनपद का स्टार्टिंग हुई, विलेज का ग्रोथ हुआ तो जनपद की स्टार्टिंग हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जनपद का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फ्रॉम जनपद टू महाजनपद, अब देखिए अभी हमने क्या देखा था? क्लैन देखा, क्लैन के बाद कौन बना? जनपद बना। अब जनपद के बाद कौन बनेगा? महाजनपद बनेगा, और महाजनपद के बाद बड़े बड़े किंगडम्स बनने आएंगे, एम्पायर बनने लग जाएंगे। तो महाजनपद में अगर देखेंगे तो जनपद हमने देखा था जन और पद से बना था, तो इसका मतलब क्या है? लैंड वेयर ट्राइब सेटल्ड परमानेंटली, तो जहां ट्राइब परमानेंटली सेटल हो गई थी
वो कहलाता था जनपद। ठीक है, अनलाइक द अर्लियर जनपद वर टेरिटोरियल स्टेट्स विद फिक्स्ड बाउंड्रीज। तो इसमें टेरिटोरियल स्टेट होते थे और इनकी फिक्स्ड बाउंड्री भी हुआ करती थी। जनपद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पहले। एवरी जनपद जनरली हैड, तो जनपद में क्या होता था, एक डिफाइंड टेरिटरी होती थी, एक एरिया होता था, उसकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, मुख्य केंद्र सेंटर था, कुछ विलेजेस थे, एग्रीकल्चरल विलेजेस, जहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हुआ करती थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नेता होगा, हर जगह का कोई ना कोई छोटा मोटा नेता होगा, वो क्या करता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता था। रूलर और गवर्निंग असेंबली, तो एक रूलर हुआ करता था मेन, और उसकी एक असेंबली हुआ करती थी जो पूरे इस एरिया को क्या करेगी, गवर्न करेगी। टैक्स कलेक्ट किया जाता था, सभी से टैक्स कलेक्ट होता था, और ट्रेड के सेंटर्स थे। अब देखिए यहाँ पर जब खेती हो रही है तो कोई ना कोई दूसरा ऑक्यूपेशन भी हो रहा होगा, तो ट्रेड होगा फिर। ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार होगा, और व्यापार जब होगा तो क्या होगा, पैसा रुपये की बात होगी। इंपॉर्टेंस क्या है, इमर्जेंस ऑफ जनपद मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स इन एंशिएंट इंडिया। और इसी जनपद के साथ हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड किंगडम की स्टार्टिंग होती है एंशिएंट इंडिया में। व्हाई डिड जनपद डेवलप, अब जनपद डेवलप क्यों हुए, अभी हमने हालांकि देख लिया था कि पहला तो यही है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, इस वजह से जनपद का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि लोग जो थे अब वो केवल कैटल पे डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, परमानेंट फार्मिंग बिकेम कॉमन, लोग परमानेंट फार्मिंग करने लग गए थे, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था, इस वजह से जनपद डेवलप हुआ। अब जब फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो बार बार अपनी जगह को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो उसी जगह पे बार बार वो फार्मिंग करेंगे। आयरन टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो 1000 बीसी के आसपास आयरन टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलती है, ये वाइडली यूज में आ गई थी। इस आयरन से किया क्या गया, फॉरेस्ट को कट किया गया। ठीक है, अच्छे अच्छे प्लो बनाए गए, ठीक है, बिल्ड सेटलमेंट्स बनाए गए, इसके बाद ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया। तो ये दूसरा पॉइंट है जिस वजह से जनपद का डेवलपमेंट हुआ। तीसरा है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ठीक है, बेटर एग्रीकल्चर सपोर्टेड लार्जर पॉपुलेशन। देखिए फूड सिक्योरिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, ज्यादा विलेज जो थे वो डेवलप होने लग गए। ट्रेड एक्सपेंडेड, अभी हमने आपको बताया था, ज्यादा एग्रीकल्चर अगर होगा तो ट्रेड जो है वो बढ़ने लग जाएगा, तो एग्रीकल्चर सरप्लस इंकरेज्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अब गुड का एक्सचेंज चालू हो गया, मार्केट्स बनने लग गए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लग गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो गई थी, लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बनी, और इस वजह से कह सकते हैं कि जनपद का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर देखने को मिलता है जिसको पीजीडब्ल्यू कल्चर कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। मेनली ये जो उस समय बटली पाई जाती थी, जो उस समय मेनली बर्तन वर्तन पाए जाते थे, उनके कलर की बात हो रही है। ठीक है, तो वन इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल कल्चरल एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक पीरियड इज पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड की बात अगर करी जाए तो उस समय जो कल्चर था, तो लेटर वैदिक पीरियड को क्या कहा गया है, पीजीडब्ल्यू कल्चर भी कहा गया है। इसके फीचर्स क्या थे, तो ग्रे कलर की पॉटरी देखने को मिलती थी, ब्लैक पेंटेड ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, तो उस समय ब्लैक कलर की ज्योमेट्रिक डिजाइन्स उस पॉटरी पे देखने को मिलती है। कहाँ पाए जाते थे ये, मेनली गंगा यमुना द्वार। अभी हमने देखा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो सप्त सिंधु के पास देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, ये गंगा यमुना द्वार के पास देखने को मिला। ठीक है, एसोसिएटेड विद अर्ली आयरन एज सेटलमेंट, तो एक इससे रिलेटेड है, अर्ली आयरन एज सेटलमेंट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंस क्या है, पीजीडब्ल्यू साइट्स हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन फ्रॉम वैदिक ट्राइब्स टू जनपद, तो वैदिक से जनपद में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हम लोग को पीजीडब्ल्यू साइट से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग एनबीपीडब्ल्यू, मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात होगी। ठीक है, तो ये मतलब अलग अलग तरीके के हमको पॉटरी देखने को मिली है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर पूरी बातें अब होने वाली हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉटरी ट्रेडिशन इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, एनबीपीडब्ल्यू। अब इस समय देखा जाए तो इसके फीचर्स क्या थे, ग्लॉसी ब्लैक सरफेस था, मतलब बड़ा चमकता हुआ ब्लैक सरफेस हुआ करता था पॉटरी का, हाई क्वालिटी की पॉटरी बनने लग गई थी,
यूजुअली यूज्ड मेनली बाय वेल्दी पीपल, और इसको मेनली कौन यूज कर रहा था? वेल्दी लोग, बहुत रिच लोग इसको यूज कर रहे थे। फाउंड इन लार्ज अर्बन सेंटर्स में पाई जाती थी। सिंपल सी बात है, अच्छी चीज होगी तो अर्बन सेंटर्स में ही पाई जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या, इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ सिटीज, और क्या देखने को पता चलता है यहाँ से कि सिटीज डेवलप होने लग गई, ट्रेड होने लग गया, महाजनपद का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और अर्ली हिस्टोरिक अर्बनाइजेशन का स्टार्टिंग हो गई थी, मतलब अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब बात करेंगे, देखिए जनपद हो गया। अब जनपद से हमको क्या बना? जनपद से हमने देखा कि किस चीज में डेवलप हो गया है, महाजनपद का डेवलपमेंट हो गया। तो 16 महाजनपद हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टेक्स्ट में 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, तो टेक्स्ट की बात नहीं करेंगे फिलहाल। एक बात करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। उसमें कहा गया है कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, बाय 600 बीसी सेवरल जनपद बिकेम मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर। अब आपको पता है जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, तो किंगडम से स्ट्रांग हो गई होंगी, तो जो जनपद थे और बड़े हो गए होंगे, तो क्या बन गए? महाजनपद बन गए। ठीक है, दीज पावरफुल किंगडम्स आर कॉल्ड महाजनपद। तो इन पावरफुल किंगडम को क्या कहा गया? महाजनपद या ग्रेट स्टेट कहा गया। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की बात करी गई, बात याद रखिएगा। अब हम लोग 16 महाजनपद देखेंगे और उसकी कैपिटल देखेंगे। जैसे अंग है, अंग की कैपिटल है चंपा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अंगराज कर्ण, तो जो अंग थे, जो कर्ण थे, वो इसी अंग के ही राजा थे, और इसकी कैपिटल क्या थी? चंपा थी। मगध सबसे पावरफुल था, ये इसकी कैपिटल क्या है? राजगृहा है। बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा हो गई थी, जो आज का पटना है। काशी की बात करी जाए तो वाराणसी है, तो काशी पहले महाजनपद था और उसकी कैपिटल क्या थी? वाराणसी थी। कोसल की बात करें तो कोसल की दो राजधानियां थी, एक श्रावस्ती थी और दूसरी क्या थी? अयोध्या थी। कई जगह अयोध्या दिया रहता है, कई जगह साकेत दिया रहता है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो कोसल याद रखिएगा। कोसल की राजधानी कौन कौन है? कोसल की राजधानी है श्रावस्ती और अयोध्या। वत्स, वत्स आप देखेंगे तो प्रयागराज के पास कौशाम्बी पड़ता है, तो वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी थी। अवंती एक और बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? उज्जैन है। आप देखते हैं उज्जैन किस स्टेट, किस जगह पे आज? मध्य प्रदेश स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, वज्जी बिहार में था, इसकी राजधानी क्या है? वैशाली है। मल्ल कुशीनगर में। ठीक है, तो मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर है। यहीं पे बुद्ध की, मतलब आखिरी सांसें बुद्ध ने इसी कुशीनगर में ही ली थी। चेदी जो है वो एक महाजनपद है, उसकी कैपिटल क्या है? शुक्तिमती या शक्तिमती है। कुरु जो है, कुरु की कैपिटल क्या है? इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, पांचाल की कैपिटल क्या है? दो कैपिटल है, अहिछत्र और कामपिल्य है। नॉर्दर्न कैपिटल नॉर्दर्न पांचाल की अहिछत्र है, सदर्न पांचाल की कामपिल्य है। मत्स्य की कैपिटल याद रखिएगा, मत्स्य की कैपिटल क्या है? विराटनगर है। सूरसेन की कैपिटल क्या है? मथुरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरसेन उत्तर प्रदेश में है, मथुरा उसकी कैपिटल है। अस्सक या अस्मक की बात अगर करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या है? पोटली है। ठीक है, गांधार की कैपिटल बात करी जाए तो तक्षशिला है। ठीक है, तो गांधार आप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला थी। कंबोज की कैपिटल क्या थी? राजापुर थी। ठीक है, तो इस तरीके से 16 महाजनपद थे जिनके बारे में पता होना चाहिए। अब एक एक करके सभी महाजनपद को हम लोग देख लेते हैं। तो मगध की बात करेंगे सबसे पहले। सबसे पावरफुल किंगडम जो है मगध था। इसके पीछे क्या रीजन था, क्यों इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ? पहला तो ये कि लैंड फर्टाइल था, ज्यादा एग्रीकल्चर होता था। आयरन ओर यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, फाउंड करी गई आयरन की माइंस। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे, तो फॉरेस्ट रिसोर्स अच्छे थे। यहाँ पे रिवर ट्रांसपोर्ट था, मतलब रिवर्स पाई जाती थी। रूलर्स स्ट्रांग थे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और आर्मी पावरफुल थी। मगध की कैपिटल अगर देखेंगे, पहले राजगृहा थी, बाद में पाटलिपुत्रा हो गई थी। एक इंपॉर्टेंट यह है कि मगध जो है वही लेटर क्या बन गया था? मौर्यन एम्पायर का सेंटर बन गया था। कोसल की बात करी जाए तो कोसल कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट सिटीज इसकी कौन कौन सी? अयोध्या और श्रावस्ती है। ठीक है, किसके लिए फेमस था? एग्रीकल्चर के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए फेमस था कोसल। काशी आपको पता होगा, कैपिटल बनारस है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटी, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि सबसे पुरानी विश्व की सिटी जो है वो काशी को कहा जाता है। किसके लिए फेमस थी? ट्रेड के लिए, क्राफ्ट के लिए और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, फेमस थी इसीलिए। अवंती की बात करी जाए तो अवंती की कैपिटल क्या है? उज्जैन है। क्यों फेमस है? तो ट्रेड रूट्स यहाँ से पास होते थे, ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस थी। वेस्टर्न इंडिया में था, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंडिया को कनेक्ट कर रहा था ये उज्जैन, इसलिए भी फेमस था। वत्स की बात करें तो वत्स में क्या इंपॉर्टेंट है? कैपिटल कौशाम्बी, हालांकि देखा था अभी हम लोग ने। ट्रेड अच्छा खासा था, रिवर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अच्छा था, स्ट्रेटजिक लोकेशन पे था, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कुछ इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स देख लेते हैं। सभी महाजनपद जो थे, मतलब ज्यादातर में आप देखेंगे किंग थे, लेकिन कुछ में किंग नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो कलेक्टिव वहां पर गवर्निंग होती थी, मतलब एक पूरा बहुत सारे ग्रुप होते थे, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स का कलेक्शन होता था। वो क्या करते थे, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते थे। इनको क्या कहा जाता था, इनको गण संघ कहा जाता था या रिपब्लिक कहा जाता था। फीचर्स क्या थे इन रिपब्लिक्स के, तो डिसीजन जो थे वो असेंबलीज लेती थी, कोई राजा नहीं था। ठीक है, सेवरल चीफ्स शेयर्ड पावर, तो बहुत सारे यहाँ पर चीफ होते थे, तो पावर किसी एक चीफ के पास नहीं थी, सभी के पास कुछ ना कुछ पावर हुआ करती थी। नो हेरिडिटरी एब्सोल्यूट मोनार्क, यहाँ पर कोई नहीं था, कोई हेरिडिटरी पावर किसी के पास नहीं थी। इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस्ड कलेक्टिवली, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी, तो हर चीज में होती थी। फेमस रिपब्लिक्स की बात करिए तो दो इंपॉर्टेंट रिपब्लिक हैं जो देखने को मिलती है, तो मल और वज्जी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्या है, रिपब्लिक हैं। लिच्छवीज हु आर द पार्ट ऑफ वज्जी कन्फेडरेसी आर अमंग द बेस्ट नोन रिपब्लिक ग्रुप इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो लिच्छवी हैं या लिच्छावी जो हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपब्लिक मानी जाती हैं। मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक की बात अगर करें, तो मोनार्की में आपको पता है किंग रूल करता है, रिपब्लिक में असेंबली रूल करती है। मोनार्की में हेरिडिटरी सक्सेशन होता है, मतलब किंग मरेगा तो उसका लड़का किंग बन जाएगा। यहाँ कोई हेरिडिटरी वाली चीजें नहीं होती, कलेक्टिव लीडरशिप होती है यहाँ पे। यहाँ सिंगल रूलर होता है, यहाँ पे कई सारे लीडर्स होते हैं। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी होती है, यहाँ पर शेयर्ड अथॉरिटी होती है रिपब्लिक में। ठीक है, अर्बनाइजेशन की बात करें तो ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड सिटीज एक्सपेंडेड रैपिडली। तो अर्बनाइजेशन में क्या है कि महाजनपद टाइम पे क्या हुआ कि जो सिटीज थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। रीजन क्या था बढ़ने का, तो वही सेम सारे रीजंस थे क्यों बढ़ रही थी सिटीज। एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, आयरन टेक्नोलॉजी आ गई थी तो और ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया, रोड्स बेटर हो गई, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया, तो इस वजह से बहुत तेजी से सिटीज एक्सपैंड होने लग गई थी। सिटीज जो थी उसके फीचर्स क्या थे, तो फोर्टिफिकेशन थे। ठीक है, फोर्टिफाई कर दिया, फोर्ट बना दिए जाते थे, मार्केट्स बनाई जाती थी, वर्कशॉप्स बनाए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी हुआ करते थे सिटीज में। टैक्सेशन की बात अगर करी जाए तो किंग्स को पैसे की जरूरत पड़ती थी। क्यों पैसे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि देखिए शासन प्रशासन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, रेवेन्यू चाहिए होती है, इसीलिए टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। टैक्स किससे लिया जाता था, फार्मर से लिया जाता था, ट्रेडर से लिया जाता था, क्राफ्ट्समैन से टैक्स लिया जाता था। रेवेन्यू कहाँ यूज करी जाती थी, आर्मी में यूज करी जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, जैसे रोड बनाना है, ठीक है, तालाब बनाना है, ये सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसी में सब यूज होता था। रोड के लिए यूज किया जाता था, इरिगेशन पर्पस के लिए भी रेवेन्यू को यूज किया जाता था, टैक्स के मनी को यूज किया जाता था, जैसे आज यूज किया जाता है। स्टैंडिंग आर्मी की अगर बात करी जाए तो अर्ली ट्राइब्स फॉट ओनली व्हेन नेसेसरी। तो पहले की ट्राइब अगर आप देखेंगे, जब नेसेसिटी पड़ती थी, जब उन पे कोई आक्रमण करता था तभी लड़ाई करते थे। लेकिन महाजनपद पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ये लोग क्या करते थे, परमानेंट आर्मी को मेंटेन रखते थे। यहाँ पर कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी पहले, अब परमानेंट आर्मी हो गई थी। इस आर्मी में इन्फेंट्री होती थी, कैवलरी होती थी, चैरियट्स होते थे, ठीक है, मतलब रथ चलाने वाले, और एलिफेंट हुआ करते थे। सदर्न किंगडम की अगर बात करी जाए तो वाइल महाजनपद फ्लरिश्ड इन नॉर्थ इंडिया, इंपॉर्टेंट किंगडम्स आल्सो डेवलप्ड इन सदर्न इंडिया। तो जैसे महाजनपद देखेंगे अगर आप, नॉर्थ इंडिया की बात है तो महाजनपद देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में हमको कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज देखने को मिलती है, जैसे चेरा, चोल और पांड्य। ठीक है, और ये मेनली डिस्क्राइब करी गई है किसमें, ये तीनों डायनेस्टीज डिस्क्राइब करी गई हैं संगम लिटरेचर में। तो बात कर लेते हैं संगम एज की। तो संगम एज से रिलेटेड क्या है, ये एक अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है साउथ इंडिया का, मतलब जिस समय यहाँ पर महाजनपद चल रहा था उस समय साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, संगम एज चल रहा था। सोर्स क्या है यहाँ पर, संगम लिटरेचर, इसके पूरे सोर्स मिलते हैं संगम लिटरेचर में। ये मेनली किस में लिखा हुआ है, तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो मेनली संगम जो लिटरेचर है वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किंग्स की, सोसाइटी की, ट्रेड की, एग्रीकल्चर की, वॉरफेयर की, कल्चर की, वुमेन की, और ऑक्यूपेशन, मतलब ये किस तरीके के उस टाइम पीरियड पे हुआ करते थे, वो सारी बातें हम लोग को संगम लिटरेचर से मिलती हैं। द थ्री ग्रेट तमिल डायनेस्टीज, तो तीन इंपॉर्टेंट तमिल डायनेस्टीज देखने को मिलती है। चेरा, ये मेनली कौन से रीजन में, केरला रीजन में है। केरला किसके लिए फेमस था, काली मिर्च के लिए, पेपर जिसको कहते हैं, रोमन्स के साथ ट्रेड हुआ करता था, पोर्ट्स के लिए भी ये फेमस था। चोल की अगर बात करी जाए तो ये किस रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये तमिलनाडु में मेनली रूल करते थे। तमिलनाडु किस चीज के लिए फेमस था, एग्रीकल्चर के लिए फेमस था ही था। कावेरी रिवर थी, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था इनका, खासकर जो लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन था, माना जाता है चोल का सबसे अच्छा हुआ करता था। नेवल एक्टिविटीज इनकी अच्छी खासी नेवी थी, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है।
पांड्या की बात करी जाए तो ये भी तमिलनाडु रीजन में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन साउथ तमिलनाडु में पांड्यास देखने को मिलते हैं। पांड्य की जो कैपिटल थी वो क्या थी? मदुरई थी। चलिए आप लोग कौन बताइएगा कि जो चोल थे इनकी कैपिटल क्या थी? ठीक है, ये किसके लिए फेमस थे? पांड्य में मतलब ये जो मदुरई रीजन है या जो साउथ तमिलनाडु रीजन है, इसमें मेनली पर्ल्स बहुत होते थे। ओवरसीज ट्रेड होता था, संगम असेंबलीज भी यहीं पर देखने को मिलती हैं। ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज, तो फॉरेन कंट्रीज जो थी उनके साथ साउथ इंडिया में ट्रेड होता था। तो किस किस कंट्री के साथ ट्रेड होता था? मेनली रोम के साथ ट्रेड करते थे, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड होता था, श्रीलंका, अरब, इन सब के साथ ट्रेड हुआ करता था साउथ इंडिया का। एक्सपोर्ट में क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी? तो पेपर, स्पाइस, आइवरी, ठीक है, पर्ल्स, कॉटन, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। इंपोर्ट क्या किया जाता था, मतलब मंगाया किया जाता था साउथ इंडिया में बाहर से? तो गोल्ड आता था, वाइन आती थी, शराब आती थी, ग्लास वेयर आता था, ग्लास की चीजें आती थी, और हॉर्स आते थे, घोड़े आते थे। क्योंकि आपको पता होगा वॉर लड़ने के लिए पहले घोड़ों घोड़ों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, तो घोड़े भी मंगाए जाते थे। ड्यूटीज ऑफ द किंग, किंग का ड्यूटी क्या हुआ करती थी? क्या इसका काम था? किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड अपहोल्ड धर्म। तो दो काम थे, पहला कि लोगों को प्रोटेक्ट करो, और दूसरी चीज ये है कि धर्म से शासन करो। मेन ड्यूटीज इंक्लूडेड, तो मेन ड्यूटीज क्या क्या थी? तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करना फेयरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयरली टैक्स कलेक्ट करना है, जस्टिस एडमिनिस्टर करना, एग्रीकल्चर और ट्रेड को सपोर्ट करना, पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करना। तो ये सारे काम किसके थे? किंग के थे। और यही सारे काम आप देखेंगे तो आजकल जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके यही सारे पॉलिटिकल पावर, मतलब यही सारे पावर है और यही सब ड्यूटीज होती हैं उनकी। सप्तांग थियो अब देखिए, आइडियल रूलर की बात करी गई, वाज एक्सपेक्टेड टू एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल रादर देन पर्सनल गेन। तो आइडियल रूलर उसको माना जाता था जो लोगों की बेनिफिट के लिए काम करे, अपने पर्सनल गेन के लिए काम ना करे। आज भी यही है। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, तो जो कौटिल्य हैं उन्होंने सप्तांग थ्योरी दी है स्टेट की। क्या है ये? एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिस्क्राइब द स्टेट एज हैविंग 7 एसेंशियल पार्ट्स। तो 7 एसेंशियल पार्ट स्टेट में होने चाहिए, जिसको सप्तांग थ्योरी कहते हैं। 7 पार्ट क्या क्या है स्टेट में होने चाहिए? तो पहला तो स्वामी है, स्वामी मतलब किंग होना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा अमात्य है, अमात्य मतलब मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनपद, जनपद का मतलब टेरिटरी और उसमें रहने वाले लोग, ये नहीं होंगे तो स्टेट नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद दुर्ग, ये दुर्गा नहीं दुर्ग है, लिखा दुर्ग आता है, तो दुर्ग मतलब क्या है? फोर्टिफाइड कैपिटल, तो कैपिटल फोर्टिफाइड होनी चाहिए। कोष, पैसा होना चाहिए, ट्रेजरी होनी चाहिए। दंडा बल, जिसको आर्मी कहते हैं, वो होनी चाहिए। मित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रेंडली स्टेट्स, आसपास पड़ोसी थोड़े से मित्रता वाले होने चाहिए, नहीं तो वही सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो स्टेट की ये खासियत है। इंपॉर्टेंस, अ स्टेट वाज कंसीडर्ड स्ट्रांग ओनली व्हेन ऑल 7 पार्ट्स फंक्शनड इफेक्टिवली। तो स्टेट को स्ट्रांग तब माना जाता है जब ये सातों पार्ट इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हों। ठीक है, इंडिया को आप इस चीज से जोड़ सकते हैं। तो स्वामी, ये सारी चीजें आप आज के मतलब करंट सिनेरियो में देख सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, जिसको अमात्य कहते हैं, इनका काम क्या है? किंग वॉज असिस्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स। तो किंग को जो भी मतलब कह सकते हैं कि डिसीजंस में हेल्प करने के लिए कौन था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जिनको अमात्य कहा जाता था। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? एडवाइस देते थे किंग को, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, फाइनेंसेस को मैनेज करते थे, सुपरवाइज करते थे ऑफिशियल्स को उनका काम बताया करते थे, डिप्लोमेसी और वॉरफेयर में हेल्प भी करते थे। अकेले देखिए किंग कुछ कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये अमात्य उनके पास रखे गए थे, जिससे वो आसानी से रूल कर सके। दिस शोज दैट गवर्नेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन किंग अलोन। तो इससे क्या पता चलता है कि गवर्नेंस जो थी वो ऑर्गेनाइज थी, वो केवल एक किंग पे डिपेंड नहीं कर रही थी। ठीक है, ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ द किंग। अब ड्यूटीज क्या थी, आइडियल्स क्या थी किंग की? तो राजा जो है वो किंग है। ये कुछ टाइटल्स हैं जो उस समय देखने को मिलते हैं अलग अलग रीजन्स में। जैसे राजा है, जिसको किंग कहते हैं। महाराजा मतलब ग्रेट किंग हो जाएगा। सम्राट मतलब एम्परर हो जाएगा। ऑल्दो द किंग डिफर्ड, द इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक्सपेक्टेड एवरी रूलर टू फॉलो धर्म एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। तो मेनली दो काम था कि धर्म को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ पीपल पे काम करेंगे। ठीक है, अब कौटिल्य की जो आइडिया है किंगशिप का, वो क्या है? तो कौटिल्य क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में इन्होंने कहा है, ओनली इफ अ किंग इज हिमसेल्फ एनर्जेटिकली एक्टिव। तो इन्होंने कहा कि किंग जो है वो एनर्जेटिकली एक्टिव होना, बहुत एक्टिव होना चाहिए।
डू हिज ऑफिसर फॉलो हिम एनर्जेटिकली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किंग खुद एक्टिव होगा तभी उसके जो ऑफिसर्स होंगे वो उसको एनर्जेटिकली फॉलो करेंगे, मतलब उसके काम जो उसने दिए हैं बहुत तेजी से करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे। इसका मतलब क्या है, अ गुड रूलर शुड, तो क्या होना चाहिए, लीड बाय एग्जांपल, तो लीडर बने वो, हार्ड वर्किंग हो, सुपरवाइज करे एडमिनिस्ट्रेशन को, पर्सनली देखे एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑनेस्ट गवर्नेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करे। तो ये सारी बातें किसने करी हैं, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने करी है। ठीक है, किंग वॉज कंसिडर द चीफ सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंग को राजा नहीं माना जाता है, चीफ सर्वेंट सबसे बड़ा नौकर माना जाता है, नॉट मियरली इट्स ओनर, तो एक ओनर नहीं है वो, क्या है, सबसे पहला सर्वेंट है। ठीक है, ओथ ऑफ द किंग यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या कहा गया, कोरोनेशन, मतलब जब कोरोनेशन होता था, जब राजा राजा बनता था, मतलब उसको उपाधि अब राजा की मिल जाती थी, तो उसको एक ओथ लेनी पड़ती थी कि वो जज करेगा, रिच और पुअर को इक्वली देखेगा, कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा, कैलामिटीज को रिमूव करेगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा, जस्टिस मेंटेन करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो राजा को करनी पड़ती थी, इसकी ओथ लेनी पड़ती थी। ये क्या शो करता है, फेयरनेस और जस्टिस को शो करता है। वर कंसिडर्ड एसेंशियली एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ किंगशिप, तो ये मेनली शो करता है कि फेयरनेस और जस्टिस जो थी वो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी किंगशिप की। ठीक है, आइडियल्स ऑफ किंगशिप इन महाभारत, तो किंगशिप के आइडियल्स क्या देखने को मिलते हैं महाभारत में, तो शांति पर्व ऑफ महाभारत गिव्स डिटेल गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस, तो शांति पर्व जो है महाभारत का, उससे बहुत ज्यादा गाइडेंस हम लोग को देखने को मिलता है गुड गवर्नेंस का। क्या है इसमें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है किंग की, तो प्रोटेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज। तो पहला तो ये है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो उनकी प्रजा है, उसको प्रोटेक्ट करना है बाहर की एनिमी से। दूसरा, इंटरनल पीस बना के रखना है, जस्टिस डिलीवर करना है, क्राइम को रोकना है, धर्म को अपहोल्ड करना है, और वेलफेयर ऑफ द किंगडम को इंश्योर करना है। तो ये सारे काम है किसके, किंग के। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये देख लेते हैं, द किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू पनिश सीवियर क्राइम। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग का काम ये भी था कि अगर कोई रॉबरी करता है, थेफ्ट करता है, अबडक्शन, डकैती, चोरी, किसी को अपहरण कर लेता है, ट्रिकरी करता है, एडल्ट्री करता है, तो इन सब पे पनिशमेंट भी प्रोवाइड करने का काम किंग का होता था। सम ऑफेंसेस अट्रैक्टेड सीवियर पनिशमेंट, कुछ में बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट भी दी जाती थी। वॉज किंगशिप ऑलवेज हेरिडिटरी, क्या किंगशिप हमेशा हेरिडिटरी था, तो जनरली देखा गया है कि ज्यादातर केस में किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी है। सन सक्सीडेड द फादर, मतलब फादर के मरने के बाद जो सन होगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। सम किंग्स वर इलेक्टेड, लेकिन कुछ ऐसे किंग्स भी हैं जो इलेक्ट करे गए हैं। सम रूलर्स वर रिमूव्ड और एक्सपेल्ड, तो कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो खराब हुआ करते थे, उनको हटा भी दिया जाता था। कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है, रॉयल अथॉरिटीज वाज नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट, तो रॉयल अथॉरिटीज हमेशा एब्सोल्यूट नहीं हुआ करती थी। एंड सक्सेशन वाज नॉट कंप्लीटली हेरिडिटी इन प्रैक्टिस, तो सक्सेशन जो था वो हमेशा हेरिडिटरी नहीं था प्रैक्टिस में। पैन इंडिया पॉलिटिकल आइडियल, देखिए मेनली यहाँ पर ये बात करी गई है कि जब बात होती थी उस समय के राजाओं की, तो वो केवल एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करते थे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किया करते थे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पूरी बात करता है। भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष की बात करता है, जो कल्चरली और ज्योग्राफी मतलब इंडिया से कनेक्टेड था उसकी बात होती है। पृथ्वी मतलब पूरे अर्थ की बात हो रही है, अर्थशास्त्र में ये चीज करी गई है। रिफर्स टू द लैंड बिटवीन हिमालयाज एंड सी, तो हिमालय और सी के बीच में जितना लैंड है उसकी बात अर्थशास्त्र में होती है। चक्रवर्ती क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, डोमेन ऑफ यूनिवर्सल रूलर, मतलब पूरी बात करते थे, पूरे इंडिया की बात करते थे, केवल एक पर्टिकुलर टेरिटरी की बात नहीं करते थे। इसी तरीके से देख सकते हैं आप लोग, चक्रवर्ती सम्राट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल एम्परर हुज अथॉरिटी एक्सटेंड्स अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या थी इसकी, तो सुप्रीम रूलर हुआ करता था, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म था, ठीक है, पीस को मेंटेन करता था, पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द कंसेप्ट प्रमोटेड द आइडिया ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंटाइटी इवन व्हेन मेनी किंगडम्स एग्जिस्टेड। अश्वमेध यज्ञ की बात अगर करी जाए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रॉयल सेक्रीफाइस, जिसके बारे में आप लोग को पता होगा, अश्वमेध यज्ञ होता था। इसका मेनली पर्पस क्या था, ये मेनली डिमॉन्स्ट्रेट करता था सॉवरेनिटी को, मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाता था, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को भी ये शो करता था। अगला जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, अश्वमेध यज्ञ जो था बिकेम सिंबल ऑफ इंपीरियल एम्बिशन एंड यूनिवर्सल सॉवरेनिटी, उसका एक सिंबल बन गया था ये। राजसूय यज्ञ की बात अगर करी जाए तो एक इंपॉर्टेंट ये भी रिचुअल था, रॉयल रिचुअल था। इसका मेनली पर्पस क्या था, टू फॉर्मली एस्टैब्लिश द रूलर द लेजिटिमेट सॉवरन, तो मतलब रूलर रूलर जो था उसको लेजिटिमेट
कर दिया जाए, सॉवरेन उसको बना दिया जाए, उसके लिए राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ पैन इंडियन आइडियल, तो ऐसे कुछ हमको रूलर्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने पूरे पैन इंडिया की बात करी। जैसे एम्परर अशोक की बात अगर करें तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है, एनर्जेटिक एफर्ट्स ब्रॉट स्पिरिचुअल चेंज इन जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप की बात यहाँ पर करी गई है। चेर किंग, एक चेरा के किंग थे जिनका नाम था इदुनजरल अदन। ठीक है, तो इन्होंने इनके में क्या कहा गया है, संगम ट्रेडिशन डिस्क्राइब हिम एज एक्सटेंडिंग हिज विक्ट्रीज अप टू हिमालयास, तो कहा जाता है कि हिमालयास तक ये पूरा अपनी विक्ट्री कर लिए थे, सिंबलाइजिंग द आइडियल ऑफ वाइडर पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, इसी तरीके से राजेंद्र चोल की अगर बात करी जाए तो इन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल गंगाई कोंड आफ्टर हिज नॉर्दर्न कैंपेन टुवर्ड्स गंगा रीजन, तो गंगा रीजन तक ये जीत गए थे तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था एक टाइटल जिसको कहा गया गंगाई कोंड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो क्या थे, एंशियंट इंडियन किंग्स डिड नॉट गवर्न अलोन, तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो एंशियंट किंग्स होते थे वो अकेले गवर्निंग नहीं करते थे, पूरा एक ग्रुप होता था जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद कहा जाता है। बात आती है काउंसिल की जरूरत क्या थी, तो अर्थशास्त्र कहता है वन व्हील डज नॉट मूव द कैरेज, तो अकेला एक जो व्हील है वो पूरे कैरेज को मूव नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से किंग जो है अकेले स्टेट को गवर्न नहीं कर सकता है, तो गुड गवर्नेंस के लिए मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, एडवाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। तो कुछ फ्लो चार्ट देख लीजिए, सबसे ऊपर किंग होता था, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उसके नीचे ऑफिशियल्स थे और ये ऑफिशियल्स क्या करते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे, जस्टिस प्रोवाइड करते थे, आर्मी देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर देखने का काम भी यही सब ऑफिशियल्स किया करते थे। अब आते हैं राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर पे, तो मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट लार्ज एम्पायर टू यूनिफॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मेजर पार्ट को यूनिफाई करने का काम सबसे पहली बार किसने किया, मौर्यन एम्पायर ने किया। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, मतलब एक राजा पूरे सबको क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। फाउंडर जो है मौर्यन एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य। फाउंडेशन कब इसका रखा गया, 321 बीसी में। कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्रा। ठीक है, इसके बाद कुछ सोर्सेज देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, अशोक जो है वो भी रूलर है मॉडर्न एम्पायर का। ग्रीक अकाउंट्स मिलते हैं क्योंकि उस समय मेगास्थनीज आया था, तो इसने इंडिका लिखी थी, इंडिका एक बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। मौर्यन एम्पायर इमर्ज फ्रॉम पावरफुल किंगडम ऑफ मगध विच हैड ऑलरेडी बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद, तो अभी हमने आपको पहले बताया भी था कि जो मौर्य एम्पायर था वो कैसे बना था, मगध एम्पायर से ही वो आगे चल के और स्ट्रांग हुआ तो बन गया मौर्यन एम्पायर, क्योंकि वहां पर फर्टाइल लैंड थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था और एफिशिएंट रूलर्स भी थे। तो रूलर्स में आते हैं, पहला रूलर देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये फाउंडर था मौर्यन एम्पायर का। इसने नंदा डायनेस्टी के जो धनानंद था उसको हराया था और एक पावरफुल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया था। कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं इसकी, तो अचीवमेंट में यूनिफाइड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया को यूनिफाई कर दिया था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी थी, परमानेंट आर्मी इन्होंने बनाई। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट था, पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है, कौटिल्य की बात करी जाए तो कौटिल्य कोई रूलर नहीं है, ये किंग मेकर थे। ठीक है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिसको चाणक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, टीचर थे और एडवाइजर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में हमको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक्स, फॉरेन पॉलिसी, टैक्सेशन, इंटेलिजेंस सिस्टम, लॉ, वॉरफेयर, ये सारी चीजें जो है मॉडर्न एम्पायर में किस तरीके से चल रही थी वो सारी चीजें इसमें हम लोग को पता चलती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एक्सप्लेन्स हाउ किंग शुड गवर्न एफिशिएंटली एंड वर्क फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, तो हम लोग को मेनली ये सब चीजें पता चलती हैं। मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, तो पहली चीज तो है कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। ठीक है, एम्परर जो था वो क्या कंट्रोल करता था, एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को, रेवेन्यू, मतलब जो एम्परर है वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जस्टिस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीजें एम्परर ही कंट्रोल करता था। प्रोविंस हुआ करते थे, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जैसे आप देखते हैं इंडिया जो है कई सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, वैसे भी उस समय भी प्रोविंस में डिवाइडेड था। ईच प्रोविंस, हर एक प्रोविंस के पास क्या था, गवर्नर था, और ये गवर्नर कौन अपॉइंट करता था, एम्परर अपॉइंट करता था। डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो डिस्ट्रिक्ट को क्या करते थे, गवर्न करते थे, जैसे एग्रीकल्चर को देखते थे, रेवेन्यू देखते थे, लॉ ऑर्डर, इरिगेशन, पब्लिक वे, ये सारी चीजें ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स जो थे डिस्ट्रिक्ट के वो डिस्ट्रिक्ट में देखा करते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, यहाँ पे भी कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हेल्प करते थे।
ठीक है। टैक्सेशन की बात करी जाए तो मेजर जो गवर्नमेंट की इनकम होती थी इसी टैक्सेशन से होती थी। टैक्स अभी भी आप देखेंगे तो फार्मर, ट्रेड्समैन या क्राफ्ट्समैन से ही कलेक्ट किया जाता है। और इस रेवेन्यू को कहाँ यूज किया जाता है, तो जैसे हर जगह यूज किया रहा था वैसे ही हर जगह अभी भी यूज किया रहा है इसी रेवेन्यू को। मौर्य की जो आर्मी थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी एंशियंट वर्ल्ड में। इसमें इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, चैरियट्स थे और वॉर एलिफेंट्स भी थे। ठीक है। अब बात करते हैं एम्परर अशोक की, बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर हैं। इनका अगर रेन देखा जाएगा तो 272 से 232 बीसी तक रहा है। ग्रेटेस्ट रूलर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हैं। इनिशियली नोन फॉर मिलिट्री एक्सपेंशन, तो पहले इन्होंने बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंशन किए, बहुत जगह इन्होंने जीती। बाद में इन्होंने धम्म का प्रचार स्टार्ट किया, धम्म को प्रमोट करना स्टार्ट किया। किस वॉर के बाद? कलिंग वॉर के बाद। कलिंग वॉर थोड़ा सा देख लेते हैं। कलिंग जो है आज के उड़ीसा में है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जब यहाँ पर मारकाट हुई, अशोक के जो मतलब सिपाही लोग थे, जो इनकी आर्मी थी, इन्होंने बहुत लोगों को मारा, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन अशोक ने देखा। लार्ज लॉस ऑफ लाइफ देखी इन्होंने, ह्यूमन की सफरिंग देखी, तो इससे बहुत ज्यादा इनको रिग्रेट हुआ, बहुत ज्यादा एक तरीके से गिल्ट फील हुआ। ठीक है। तो वायलेंस के खिलाफ ये काम करने लग गए, मैं उनका वायलेंस अब नहीं करेंगे, और इस तरीके से इनका पूरा आउटलुक बदल गया। तो इन्होंने नई पॉलिसी स्टार्ट करी जिसको कहा गया धम्म पॉलिसी, इसी को अशोक का धम्म कहते हैं। अशोक डिड नॉट एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, तो इन्होंने कोई नया रिलीजन नहीं स्टार्ट किया था। इन्होंने केवल धम्म की पॉलिसी, मतलब धर्म पे चलने की बात कही थी। धम्म का मतलब क्या होता है? मॉरल कोड फॉर पीसफुल लिविंग, मतलब शांति से रहने के लिए एक मॉरल कोड इन्होंने डेवलप किया। इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। क्या क्या बातें थी धम्म में? पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, काइंड रहना है सभी के लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई हो। रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब हर एक रिलीजन को इक्वली देखना है, किसी को बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहना है। ठीक है। मतलब किसी को बुरा नहीं कहना है, अपने रिलीजन को अच्छा कहिए ठीक है, लेकिन किसी का रिलीजन को बुरा नहीं कहना है। नॉन वायलेंस की बात करी है, कंपैशन करुणा की बात करी है, ट्रुथफुलनेस की बात करी है, सेल्फ कंट्रोल की बात करी है और चैरिटी की बात करी है। ये सारी प्रॉपर्टीज है धम्म की। इनकी रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी? तो इन्होंने रिस्पेक्ट किया है बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, वैदिक ट्रेडिशंस को, या जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज थी सभी को अशोक क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे। हिज एम वाज हार्मनी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, तो मेनली इनको हार्मनी बना कर रखनी थी, इसीलिए ये ऐसा करते थे। अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं जिनको रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है, पिलर एडिक्ट कहा जाता है। इन इंस्क्रिप्शंस में क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज डिफाइन करी गई हैं, किस तरीके की थी, मॉरल वैल्यूज किस तरीके की रखी थी, वेलफेयर मेजर्स अशोक ने क्या क्या लिए थे उस टाइम पे वो बताया गया, धम्म की पॉलिसी बताई गई है। इंपॉर्टेंस क्या है? दीज आर अमंग द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स डायरेक्टली इशूड बाय एन इंडियन रूलर, तो ये पहला रिकॉर्ड देखने को मिलता है जो किसी इंडियन रूलर ने इशू किया है, वो भी रिटन में। पब्लिक वेलफेयर देखा जाए तो अशोक ने बहुत सारा काम किया, जैसे ट्रीज प्लांट किए, वेल खुदवाए बहुत सारे, ठीक है, पानी की कमी ना हो, रोड्स बनवाई, रेस्ट हाउसेस बनवाए, मेडिकल फैसिलिटीज ह्यूमन के लिए बनवाई, एनिमल्स के केयर के लिए सुविधाएं रखी। धम्म के महात्मा जो थे उनकी बात अगर करें तो इन्होंने कुछ स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया था जिनको धम्म महात्मा कहा जाता था। ये मेनली करते क्या थे? धम्म को स्प्रेड करते थे, पब्लिक वेलफेयर करते थे और साथ ही साथ हार्मनी को प्रमोट करते थे। मौर्य की इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो मेनली जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। ठीक है। तो फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड, क्राफ्ट, मेटल वर्क भी हुआ करता था। ट्रेड अगर देखें तो ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया था क्योंकि रोड अच्छी थी, ट्रांसपोर्ट अच्छा था, ट्रांसपोर्ट, रिवर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हुआ करता था उस समय। इंटरनल पीस थी, कोई किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा था। लार्ज यूनिफाइड एम्पायर था, तो पूरे एम्पायर में क्योंकि कंट्रोल अशोक का था तो इस वजह से ट्रेड अच्छा हुआ करता था। ट्रेड में अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, इन सबसे ट्रेड होता था, सब में कनेक्शन था। सोसाइटी ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड में जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी में फार्मर्स रहते थे, ट्रेडर्स थे, सोल्जर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, ऑफिशियल्स थे और प्रीस्ट थे। ठीक है। अर्बन सेंटर्स एक्सपैंडेड रैपिडली, बहुत तेजी से अर्बन सेंटर्स एक्सपैंड होने लग गए थे। आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियड में। तो पहला तो ये अशोक के पिलर्स, इसके फीचर्स क्या थे? तो पॉलिश्ड, बिल्कुल सैंडस्टोन पॉलिश्ड मिलता है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एनिमल का एक एनिमल बैठा हुआ है कैपिटल पे। ठीक है। रॉयल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो अशोकन पिलर्स पे देखने को मिलती है। और एग्जांपल है लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो हमारा इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो भी यही है, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ। ठीक है। तो ये नेशनल एम्बलम है किसका? इंडिया का। स्तूप भी देखने को मिलते हैं इसमें, स्तूप बहुत सारे मिले, जैसे सांची स्तूप हो गया। ठीक है। बिल्ड टू प्रिजर्व बुद्धिस्ट रिलिक्स, तो बुद्धिस्ट के जो रिलिक्स थे उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए स्तूप बनाए गए थे। जैसे एक सांची स्तूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है। रॉक आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, जैसे केव डेवलप करी गई थी, रॉक कट केव, ठीक है, तो ये भी इसी पीरियड में डेवलप हुई हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मौर्यन एम्पायर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला तो यही है कि पहला पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था इंडिया का, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट था, इकोनॉमी स्ट्रांग थी, पब्लिक वेलफेयर पे बहुत काम हुआ है, एथिकल गवर्नेंस थी, ट्रेड बहुत तेजी से ग्रो हुआ, और आर्ट और आर्किटेक्चर भी बहुत तेजी से ग्रो हुई थी। डिक्लाइन क्यों हुआ मौर्यन एम्पायर का? तो अशोक के बाद अगर आप देखेंगे तो सक्सेसर्स बड़े वीक थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हो गई, सब लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग गए थे, वास्ट टेरिटरी थी, बहुत बड़ी टेरिटरी थी, और रूल करना बड़ा कठिन था। अशोक जैसे ही रूलर्स उसको रूल कर सकते थे, उसके बाद के रूलर रूल नहीं कर पाए। प्रोविंशियल रिवोल्ट थे, इसका मतलब जो गवर्नर था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता था, खुद राजा बन जाता था उस जगह का। लेड टू ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। फिर आती है बहुत इंपॉर्टेंट, गुप्ता एम्पायर, ठीक है। आफ्टर सेवरल सेंचुरीज अनदर ग्रेट एम्पायर इमर्ज, जिसका नाम है गुप्ता एम्पायर। तो कुछ दिनों बाद फिर पोस्ट मौर्य चला, उसके बाद गुप्ता एम्पायर आ गई। ये 320 बीसी से 320 एडी से 550 एडी तक या सीई तक चलेगी। इसको कहा गया है गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अचीवमेंट्स देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन, इन सबसे रिलेटेड बहुत सारे अचीवमेंट्स देखने को मिलते हैं। टाइमलाइन इन दी गुप्ता इज बिटवीन 320 टू 550। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्त वन है, इन्होंने गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया था। समुद्रगुप्त है, इनको नेपोलियन कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए थे। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया था। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य कहा जाता है। इनको बहुत ज्यादा मतलब जाना जाता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, ट्रेड बहुत अच्छा था, आर्ट को बहुत ज्यादा पेट्रोनेज करते थे, आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत इन्होंने प्रमोट किया। कल्चरल डेवलपमेंट इन टाइम पे बहुत हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेस सेंट्रलाइज देन मॉडर्न। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, गुप्ता उतना सेंट्रलाइज नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन में। लोकल ऑफिशियल्स इंजॉयड ग्रेटर पावर, मतलब यहाँ पे जो लोकल लेवल पे लोग थे वो ज्यादा पावर इंजॉय करते थे। इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर थी, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मेटल वर्क, ये सब चीजें हुआ करती थी। गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता शोज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो गोल्ड कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं गुप्ता एम्पायर में, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो गुप्ता एम्पायर में बहुत सारे साइंटिफिक प्रोग्रेस देखने को मिले हैं, जैसे आर्यभट्ट जो थे गुप्ता पीरियड में ही आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में किया है, एस्ट्रोनॉमी में किया है, ठीक है। मेनली आर्यभट्ट जो है एनसीईआरटी के हिसाब से 500 एडी के आसपास के थे, मतलब उस समय टाइम पीरियड में देखने को मिले हैं। एजुकेशन में देखा जाए तो नालंदा की स्टैब्लिशमेंट हुई है 427 एडी में आसपास, इसी के आसपास ही हुई है ये। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रेट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। बिहार सरकार ने दोबारा इसको रीस्टैब्लिश कर दिया, हालांकि इसको तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने, उसको अब स्टैब्लिश दोबारा कर दिया गया है। वल्लाभी की अगर बात करी जाए तो अनदर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एस्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो वल्लाभी भी इसी समय एस्टैब्लिश हुआ था गुप्ता पीरियड में। लिटरेचर की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत लिटरेचर उस समय मतलब प्रोड्यूस हो रही थी, बन रही थी, और उसके बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब कह सकते हैं कि लिटरेट थे वो कौन थे, वो कालिदास थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, ठीक है। द टाइमलाइन एसोसिएट्स कालिदास विद दिस पीरियड, तो कालिदास कहा जाता है कि यही गुप्ता पीरियड में थे। आर्ट की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनने लग गए थे, स्कल्पचर्स बनने लग गए थे, पेंटिंग्स रिफाइन हो गई थी, क्लासिकल स्टाइल आ गई थी पेंटिंग की, तो इसलिए आर्ट भी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। फिर रीजनल एम्पायर्स आ गए गुप्ता के बाद, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, ट्रेड को प्रमोट किया, आर्किटेक्चर को प्रमोट किया, एजुकेशन को प्रमोट किया, और कई ट्रेडिशंस को कंटिन्यू किया। फिर साउथ पे आ जाते हैं, पल्लव की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मेनली 3rd से 9th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं ये। पल्लव की कैपिटल कौन है, कांचीपुरम है, जिसको कांची भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रूलर्स अगर देखेंगे पल्लव के तो सिम्हा विष्णु, ठीक है, जिसको सिंह विष्णु भी कहा जाता है, महेंद्र वर्मन हो गए, नरसिम्ह वर्मन हो गए। तो पूछा जाता है नरसिम्ह वर्मन किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड है, इनको ममल्ला भी कहा जाता है, ठीक है। नंदी वर्मन जो है ये भी पल्लव डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं, तो एफिशिएंट प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट अच्छी थी पल्लव पीरियड में, लैंड रेवेन्यू फॉर्म द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, वही सेम लैंड रेवेन्यू हर जगह ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती थी। रिलीजन की बात अगर करी जाए तो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये 3 रिलीजन बहुत ज्यादा चल रही थी वहां पे।
आर्किटेक्चर में अगर बात करें तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन लोग ने मेनली स्टार्ट करा था पल्लव ने, ठीक है। जैसे शोर टेम्पल हो गया, ये बनवाया गया। रथ टेम्पल जो है जिसको पंचरथ कहते हैं वो बनवाया गया। रॉक कट टेम्पल्स बनवाए गए महाबलीपुरम जिसको ममल्लापुरम कहते हैं वहां पे। तो ये सब किससे रिलेटेड है? पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड है। महाबलीपुरम याद रखिएगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शोर टेम्पल जो है ये पल्लव पीरियड में बनाया गया, तो जितने भी टेम्पल थे पल्लव पीरियड में ही बने हैं। चालुक्य की बात करी जाए तो बादामी इसकी कैपिटल है। इसके जो मेन रूलर है वो कौन है? पुलाक्सीन वन और पुलाक्सीन टू है, ठीक है। अचीवमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स को इन्होंने हराया, जैसे पुलाक्सीन टू ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। ट्रेड इनकरेज किया है, बहुत मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनवाए हैं। पेट्रोनाइज किया है लिटरेचर को और रिलीजन को। फेमस टेम्पल जैसे आईहोल का मतलब अगर आप देखेंगे आईहोल में टेम्पल सेंटर्स बने हैं, पट्टाडकल में बने हैं, बादामी में बने हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल के सेंटर्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? आईहोल इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आईहोल को क्या कहा जाता है? क्रैडल मतलब पालना कहा जाता है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। चोल की अगर बात करी जाए तो चोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेड ड्यूरिंग संगम एज, इंपीरियल चोल इमर्ज्ड मच लेटर, ठीक है। मतलब चोल जो थे पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे संगम एज के टाइम पे, लेकिन बाद में इंपीरियल चोल जो है मतलब पावरफुल चोल जो है बाद में इमर्ज हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लीजिए, जैसे विजयालय थे, राजा राजा थे, राजेंद्र वन थे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। कैपिटल जो थी चोल की पहले थांजावुर थी, बाद में गंगाईकोंड चोलापुरम हो गई, ठीक है। चोल का एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है। विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, मेनली इरिगेशन को मैनेज करती थी, टैक्स लेती थी, रोड्स बनाने का काम करते थे, एजुकेशन, टेम्पल्स ये सब बनाने का काम ये लोग करते थे। असेंबलीज अगर देखेंगे तो यूर हो गया, सभा हो गया, नगराम हो गया, तो ये सब आपको चोल पीरियड में असेंबलीज देखने को मिलती हैं। चोल डेवलप वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चोल बहुत ज्यादा फेमस थे। नेवी की अगर बात करी जाए चोल की, तो एक पावरफुल नेवी ये लोग पजेस करते थे। ट्रेड को इन्होंने एक्सपैंड किया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक ये लोग ट्रेड अपना करने लग गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर देखा जाए इस टाइम पे तो बृहदेश्वर टेम्पल था, जो किसने डेवलप किया, किसने बनवाया था? तो राजा राजा वन ने बनवाया था। कहाँ पर है? ये थांजावुर में है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, पूछा जाता है। फीचर क्या है? तो इसमें बहुत बड़ा विमान देखने को मिलता है। विमान मतलब जहाज मत सोचिएगा, विमान स्ट्रक्चर होता है। ग्रेनाइट का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, रिच स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। सोसाइटी अगर देखी जाए अर्ली इंडिया में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई थी अब। फैमिलीज थी, विलेजेस थे, ग्रुप्स थे और ऑक्यूपेशनल ग्रुप हुआ करते थे, रिलीजियस कम्युनिटीज थी, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ट्रेडर्स थे। तो ये सारी चीज़ें हमको सोसाइटी में देखने को मिलती है। फैमिली की अगर बात करें तो रिमेन्ड बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है फैमिली अभी भी थी। फंक्शंस क्या थे? एजुकेशन प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे, सोशल सिक्योरिटी में हेल्प करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी ये लोग करते थे। ऑक्यूपेशन जो था वही सेम, एग्रीकल्चर, वही सारे देखिए ऑक्यूपेशन सब में देखने को मिलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड, पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, स्कल्पचर, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो इकोनॉमी का जो बैकबोन था वो एग्रीकल्चर था। वीट, राइस, बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस सब यहाँ पर उगता था। ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड जो है बहुत तेजी से एक्सपैंड हो गया था, रोड के थ्रू, रिवर, पोर्ट्स, इन सब के थ्रू, सी रूट के थ्रू। इंडियन मर्चेंट जो थे वो ट्रेड कर रहे थे रोम के साथ, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, अरेबिया के साथ। गिल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल्ड्स क्या होते हैं? तो क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स फ्रॉम गिल्ड्स। तो ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन जो होते थे उनका एक ग्रुप होता था जिसको गिल्ड कहा जाता था। ये गिल्ड करते क्या थे? क्वालिटी को मेंटेन करते थे, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते थे, प्राइस को मेंटेन करते थे, रेगुलेट करते थे और ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। वर्ण सिस्टम पे अगर आए तो सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 ट्रेडिशनल वर्ण। 4 वर्ण की बात अगर करें उस समय सोसाइटी 4 वर्ण में ऑर्गेनाइज थी। ब्राह्मण हो गया, इसका मेनली काम था टीचिंग का, रिलीजियस ड्यूटीज का। क्षत्रिय का काम था एडमिनिस्ट्रेशन और वॉरफेयर, मतलब आर्मी आर्मी में मेन रोल क्षत्रिय का था। वैश्य का मेनली काम क्या था? एग्रीकल्चर, ट्रेड, कैटल रियरिंग का काम था। शूद्र का काम क्या था? सर्विस एंड स्किल्ड ऑक्यूपेशन। तो ये सारे काम जो थे वो दिए गए थे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। ये इसको आप चाहे नोट समझिए चाहे पूरा चैप्टर समझिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा था तो वीडियो भी बड़ी बन पाई। तो इस तरीके से बाकी और चैप्टर जो है उनके भी नोट्स जो है वो बने हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।